Okay, so good morning dear students, या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, वो तो आप कितने बजे देख रहे हो लेक्चर उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स एंड व्हाई रदरफोर्ड फेल। रदरफोर्ड फेल क्यों हुए एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसके बारे में समझना है। बहुत आसान लेक्चर आज का, बहुत आसान लेक्चर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होता है वो समझने के पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों एटॉमिक नंबर, सही है, जिसे बोला जाएगा Z। दूसरा एक होता है एटॉमिक मास, जिसे बोला जाता है A। अब ये दोनों को एक सिंबल से बताने का एक सही तरीका है, ध्यान से देखिए। ये दोनों को सिंबल में बताने का एक तरीका है, वो तरीका ध्यान से देखो मेरे दोस्तों। X हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या सही है? समझ में आया तो लाइक लगाओ, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक लगाओ। डिसलाइक लगाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। X का मतलब हुआ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर को आप बताओगे लेफ्ट साइड, ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पे आएगा एटॉमिक नंबर। कई सारे बच्चों को सबस्क्रिप्ट क्या होता है मुझे नहीं मालूम। ऐसा बताते हैं बेस में लिखो, ये बेस में नहीं लिखना भैया, ये लिखना है सबस्क्रिप्ट में। प्रॉपर तरीका है, लेफ्ट के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर एंड सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर ये सिंबल सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए। तो ये ध्यान रखो। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया गया हाइड्रोजन के केस में 1 तो इससे क्या मीनिंग हुआ, इससे क्या समझ में आता है? इसे समझ में आता है हाइड्रोजन सिंबल हुआ, हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम हुआ, सही है। ये जो सबस्क्रिप्ट में दिया गया है, सबस्क्रिप्ट वाला ये एटॉमिक मास की सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। क्या चलेगा? ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, वो हो गया उसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया उसका एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का समेशन होता है। एग्जैक्टली इससे थोड़ा डिटेल में देखना है ना, तो आप लोग चैप्टर 1 का लेक्चर निकाल के देखो, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पर कॉमनली आप बता सकते हो कि ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का समेशन होगा। एंड जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे दोस्तों, वो होता है बेसिकली प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर। पर मेनली हम लोग प्रोटॉन का नंबर कंसीडर करते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास का वैल्यू 1 है, तो उससे साबित ये हुआ कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना होगा? न्यूट्रॉन का वैल्यू 0 होगा। तो इस टाइप के हाइड्रोजन को मेरे प्यारे हेरोल्ड यूरी ने नाम दिया था ट्रिटियम। ये गया चौक, ट्रिटियम। आप अपना पेन मत डालना, ये गया चौक, तो ये हो गया ट्रिटियम, सही है। दिमाग में गया कि नहीं गया प्यारे दोस्तों? ओके, अब अगर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए एंड एटॉमिक नंबर चेंज ना हो, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is change, अगर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए बट एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, इसको isotopes, they are called isotopes। तो चलो हाइड्रोजन का आइसोटॉप देखते हैं। एक बात बता रहा हूं,
ये पूरा सेशन फिर से रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी चैप्टर नंबर 1 में। यहाँ पर फिर से रिवीजन हो रहा है, तो बढ़िया है, ध्यान से देखो, उसको रिवीजन लगाते रहो। ओके, हाइड्रोजन के केस में होगा H11, यहाँ पर होगा D12, यहाँ पर आएगा ट्रिटियम में आएगा 1 and 3। इसका मतलब हुआ यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू 0, यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू 1, यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू 2। सही है। अगर आप नहीं जानते तो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एलिमेंट जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। सही है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी आइसोटॉप्स ले लो, वो सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। आइसोटॉप का यार, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। सही है, दिमाग में गया क्या नहीं गया? जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं ना, वो सारे आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्यों सेम होता है? तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि वो सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। यहाँ पर सब जगह पर इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा 1। एंड आप जैसे जानते हो कि एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, नहीं कि उसके न्यूक्लियस पर। समझ में आ गया? बराबर से स्क्रीनशॉट निकालो। एंड यस, हाँ, एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आपको। अगर आप क्लोरीन का बात करते हो Cl17, तो यहाँ आएगा Cl37, यहाँ आएगा Cl39। तो ये दो उसके आइसोटॉप्स हैं Cl के, जहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो रहा है, उसका एटॉमिक मास 37-39। मतलब पहले केस में उसमें न्यूट्रॉन आएंगे 18, उसके बाद आएंगे 20। तो इस हिसाब से आइसोटॉप्स को मतलब आप लोग देख सकते हो। दूसरी एक बात याद रखनी है, कई सारे बच्चे यहाँ पर भी गलतियां करते हैं। जो भी आइसोटॉप्स होते हैं ना, वो आइसोटॉप्स के जो डिफरेंट एटॉमिक मास निकल के आते हैं, उसका एवरेज जो एटॉमिक मास होता है, उसकी वजह से आप देखोगे तो कई सारे, आप क्लोरीन के केस में देखो तो एटॉमिक मास आप कंसीडर करते हो 35.5। तो ये जो डेसिमल वाला आता है वो कैसे निकल के आया ना, वो भी आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। बच्चों में ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा ना, मैं आपको एंड में सजेशन में एक वीडियो दे रहा हूँ, जो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर वाला वीडियो है, एक बार फिर से रिवाइज करना। वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें रिकॉल की हुई है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रदरफोर्ड फेल क्यों हुए, उसका फेलियर देखना है। तो उसका फेलियर देखने से पहले आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके, हो गया। अभी देखना है रदरफोर्ड फेल क्यों हुए, क्यों उसने तैयारी नहीं की थी रदरफोर्ड ने? नहीं, ऐसा नहीं था कि रदरफोर्ड ने प्रिपरेशन नहीं किया, तो रदरफोर्ड फेल क्यों हुए? अब रदरफोर्ड जी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप समझे? पर उस टाइम पे एक नया साइंटिस्ट था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने ऐसा बताया था कि जो भी घूमती हुई चीज होती है उसमें से रेडिएशन एमिट होते हैं, एंड रेडिएशन एमिट होने की वजह से जैसे ही टाइम जाएगा, टाइम जाते वक्त, मतलब मान लीजिए ये चौक एक इलेक्ट्रॉन है, इसने घूमना शुरू किया, जैसे उसने घूमना शुरू किया होगा, इलेक्ट्रॉन में से रेडिएशन निकलना शुरू हो गया। मतलब अब क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका स्पीड का मतलब रेडियस कम होता जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। अगर वैसा हुआ, अगर वो न्यूक्लियस में चला गया, तो आप भूल जाओ, एटम का स्टेबिलिटी सब सत्यानाश हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने वो चीज समझाने में फेल हो गए। रदरफोर्ड वो चीज नहीं समझा पाए, इसी वजह, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग पाथ है वो मूविंग पाथ स्पाइरल पाथ है। अब जब उन्होंने स्पाइरल पाथ बता दिया, तब यहाँ पर वो गलतियां कर बैठे कि वो स्पाइरल पाथ नहीं होता। उसके बाद नए नए मॉडल आए हैं, निल्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत अच्छा मॉडल है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू रीड दिस लेक्चर, एंड जो सजेशन वाला वीडियो है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है वो भी चीज क्लियर हो जाए।
आप एनसीईआरटी निकाल के वहां से एग्जांपल्स देखो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वहां पर दिया है इलेक्ट्रॉन कुछ दिया 18, प्रोटॉन दिया है 16, न्यूट्रॉन भी दिया है 16। आपको पूछा जाता है कि इस एलिमेंट का सिंबल बताओ। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉन दिया 18, प्रोटॉन दिया 16, न्यूट्रॉन दिया 16। अब आपको पूछा गया कि इसका सिंबल बताओ। तो देखो सिंबल कैसे बताओगे आप, पहले तो देखो प्रोटॉन 16 है, इसका मतलब कि ये सल्फर हुआ, तो आप यहाँ पर S लिखोगे। मुझे कैसे मालूम, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। सल्फर उसका सिंबल हुआ। अब देखो सल्फर के केस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब कि यहाँ पर -2 आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि ये एन आयन है। और जब एन आयन आता है तो उस केस में आप इस हिसाब से नहीं बता सकते, सिंबल्स को इस हिसाब से नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ही इसके साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप सब लोगों को मजा आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। And my dear students, you are watching regularly, so really thank you for watching all the lectures regularly. कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।